हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग जो है चैप्टर कर रहे हैं और पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर हम लोग जो पहला चैप्टर था वो हम लोग का क्या था कि इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन साइंस का। दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या है, पोषण, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से? पोषण में सुपोषण, कुपोषण और एक क्या आता है आपका, अपोषण। तो सुपोषण को ही आदर्श पोषण भी बोलते हैं, ठीक है। सुपोषण को ही संतुलित पोषण भी बोलते हैं। और एक कुपोषण माल न्यूट्रिशन और एक अपोषण अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कल से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि पोषण के तो 2 ही प्रकार हमने नोट्स में लिखे हैं। तो दीदी लोग, पोषण जितने भी हैं उतने 3 प्रकार के होते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो आपका जो अपोषण होता है, कहने का मतलब वो अंडर न्यूट्रिशन ही होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा, वो कम ही होगा। जैसे ब्लड में HB कम ही होता है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा बिल्कुल से अगर बहुत ज़्यादा किसी को देखने को मिल जाता है तो क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। उसी तरह से जो है आपके जो आपका थर्ड आपका है अंडर न्यूट्रिशन यानी अपोषण, वो आपका भी सही है। इसलिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। 3 गुड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। समझ गए आप लोग? चलिए, आज हम लोग ने 2 इसका पार्ट किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे 2 पार्ट नहीं, हम लोगों ने 1 पार्ट किया था। जो आपका 3rd चैप्टर था उसका 1 पार्ट हम लोगों ने किया था। सुपोषण, कुपोषण, अपोषण को कल समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे होती है। तो ये पार्ट 2 है, रोकथाम। कुपोषण की रोकथाम। अब सुपोषण की रोकथाम तो होनी नहीं है, अंडर पोषण की और माल न्यूट्रिशन की रोकथाम होनी है। अब इसकी रोकथाम के लिए जो है हम लोग को इस प्रकार के भोजन करने पड़ेंगे जिसमें हरा, पीला, लाल, काला, नीला सारी चीज़ें मिली हों, और साथ ही साथ ये भोजन करें एक क्वांटिटी हो, एक मात्रा हो। ये नहीं कि जो है हमने कोई चीज़ बहुत अधिक खा ली, हरी सब्जी खा रहे तो हरी सब्जी ही खा रहे, दाल छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, ये सारी चीज़ें छोड़ दी। बहुत लोग होते हैं कि हरी सब्जी खा रहे होते तो हरी सब्जी खाते, वो चावल छोड़ देते, दाल छोड़ देते, रोटी छोड़ देते। आप ये सोचो कि जो चीज़ चावल में मिल रही है वो चीज़ आपको रोटी में नहीं मिलेगी, जो चीज़ रोटी में मिल रही है वो आपको चावल में नहीं मिलेगी। हाँ, वो अलग सी बात है कि चावल की जगह आप स्विप करो, आप जो है वहाँ पर से आप ब्राउन राइस पे आ जाओ, भुजिया चावल। ब्राउन राइस मतलब भुजिया चावल। उत्तर प्रदेश के सभी लोग को पता होगा भुजिया चावल। नहीं पता होगा तो मैं पिक्चर दिखा देती हूँ भुजिया चावल क्या होता है। ये आपका क्या है, भुजिया चावल। सबने देखा होगा ये ब्राउन राइस। एक चावल और होता है जो छठ के दिन बनता है, तिन्नी का चावल। तो तिन्नी का चावल भी ब्राउन राइस में आता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं वो उसमें नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये देसी उपचार से भुजिया चावल बनता है। जब आज ये मार्केट में है तो भी इसमें बेनिफिट है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, इसको बॉयल करके ही छिलका निकालेंगे तभी भुजिया चावल बनेगा, ठीक है। तो चावल से अगर आपको वाइट चावल से दिक्कत हो रही तो आप भुजिया चावल खाइए, लेकिन चावल खाइए। जो चीज़ें चावल में प्राप्त मिलेंगी वो आपको रोटी में प्राप्त नहीं होंगी। जो चीज़ें चावल में पर्याप्त रूप से हैं वो रोटी में, दाल में पर्याप्त रूप से नहीं है। सब्जी आप खाते हो तो सब्जी को कलरफुल खाओ, सिर्फ आलू 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 खाते रहो, टमाटर 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 खाते रहो, नहीं होता है ना। आलू, टमाटर, मटर, खीरा, गोभी, गाजर, जिसका सीजन रहे। इनफैक्ट सीजनल फ्रूट खाओ। आपको क्या खाना है? सीजनल खाना, बस एक सिंपल सी चीज़ है, क्या खाना है? सीजनल फ्रूट खाने हैं आपको। जो है आपके वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, फ्रूट यानी कि फल, आपके ग्रेन्स यानी कि दाने, बीज, ये सारे को सीजन वाले खाने, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसी से सुपोषण का एक रास्ता हम लोग शुरू करते हैं, तय करते हैं। आ जाइए, अब आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि आपके जो पोषण होते हैं ना, पोषण में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, कौन कौन सी संस्था काम करती हैं। उन संस्थाओं को इस तरह से समझेंगे कि जो है आपको कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। और फिर समझने के साथ साथ आपको कुछ नहीं करना, डेट याद करनी है। डेट सबको याद है, उसमें कुछ 1-2 जोड़नी है। जो हम लोग के 21 में एग्जाम हुए थे उसमें से कुछ आप लोग को कन्फ्यूजन था, लोग कोर्ट वोर्ट में गए फिर कुछ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आज हम लोग समझेंगे, ठीक है।
आ जाइए। क्या बोल रहे हैं कि कुपोषण निवारण रोकथाम, मतलब कि हम लोग आज समझेंगे कुपोषण का निवारण और रोकथाम। कुपोषण को कैसे खत्म कर सकते हैं, उसका उपचार क्या। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि है मेरे चेहरे पे पिंपल हो गया है, क्या करूं, तो इसका उपचार करूं, इसका निवारण करूं। ठीक है, तो रोकथाम के लिए पहली बात तो ये होए नहीं, ऐसा कुछ करो, और हो जाए तो इसको ठीक करने की या सुरक्षित होए नहीं के लिए क्या करना भाई, आपको हरी सब्जी खाना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको चेहरे पर उठ पटांग अपना लीपा पोती नहीं करना है। ठीक है, बहुत लोग दिन भर लीपा पोती करते रहते हैं, वो लीपा पोती नहीं करना, आइस वाइस लगाते रहना है, ये सारी चीज़ें। हो जाए तब क्योर कैसे करना है कि भाई हाँ ठीक है हो गया है, कोई बात नहीं, उसको टच नहीं करो, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाओ, बर्फ़ लगाओ, पुदीना वगैरह जो है पीस के लगा लो, ये सारी चीज़ें रोकथाम हो जाती है। ये बेसिक सी चीज़ें सबको पता नहीं पता है, तो मेरे माध्यम से थोड़ी बहुत चीज़ तो पता भी चल जाती है। चलो, इसके बाद में कहा जहां विकासशील देशों में जनता कुपोषित है। विकासशील देश मैंने कल बताया था और विकसित देश भी कल बताया था। विकासशील देश जैसे निरंतर कुछ ना कुछ प्रगति पे बढ़ा हो, ठीक है, और विकसित देश जो हो चुका हो, अब उसमें कुछ विकास होने के लिए बाकी ही ना हो। अमेरिका में कुछ विकास होने के लिए बाकी नहीं, वो विकसित देश है। भारत में रोज कुछ ना कुछ होता है, ये कंपनी खुलना है, ये फैक्ट्री खुलना है, ये डाटा आना है, ये फला आना है, ये ढिमका आना है, तो क्या है कि हमारा भारत विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में कुपोषण होता है, और फिर भारत में वैसे भी जो है आपकी गरीबी रेखा बहुत है, गरीबी रेखा के नीचे बहुत लोग हैं, कुपोषण तो बेइंतहा है। ठीक है, कहने को तो अभी लेक्चर देने लग जाओ, भाषण देने लग जाओ, जो आप लेके राजनेता लोग हैं, तो भारत तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन आज भी भारत बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही नीचे है, खासकर किस चीज़ में, चोरी चमारी डकैती बलात्कारी कुपोषण हर चीज़ में। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ कुपोषण भी है। ठीक है, वहाँ रोकथाम के उपाय भी लाने होते हैं जहाँ पर विकासशील देश होता है। जब सर्वेक्षण हुआ तो ये देखा गया कि हमारे देश में जितना पोषण चाहिए गर्भवती स्त्री को, दुग्धपान कराने वाली यानी कि बच्चे को दूध पिलाने वाली स्त्री को, और बच्चों में यानी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उतना उन्हें उनके परिवार के द्वारा पूर्ण नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गरीबी, खेती का खराब होना आदि कारण है। जितना हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, जितना मेरे बच्चों को चाहिए, मान लीजिए सपोज दैट आगे किसी का बच्चा 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 12 साल का होगा, और उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप दे सकते हो। आपके घर में नौकरी है, नौकरी ना सही, बिजनेस है, बिजनेस ना सही, तो जो है खेती बढ़िया हो रही, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो कुछ ना कुछ कमी है, या तो आपकी खेती अच्छी नहीं चल रही, आपके पास नौकरी बिजनेस नहीं है, आपके पास धन उतना नहीं है, इसलिए अब उसका पोषण पूरा कैसे किया जाए भाई, अब पोषण का पूरा कैसे किया जाए। 1970 में अध्ययन के आधार पर तय किया गया कि एक व्यक्ति को कितना आहार लेना चाहिए। 1970 में ये देखा गया, ये सोचा गया, कल हम लोगों ने समझा था कि एक व्यक्ति को कितना आहार समझना चाहिए, कितना आहार लेना चाहिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसको समझने से पहले आपको पहले पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। जब आप उसको देखेंगे सुपोषण कुपोषण अपोषण होता क्या है, तब आपको ये समझ में आएगी कि हाँ कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, किस तरह से चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल पूरा देखिए, लेकिन हाँ इसको देखने के बाद में उसको देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो 1970 में अध्ययन के आधार पर ये कहा गया कि जो है हमें एक व्यक्ति को कितना आहार देना या लेना चाहिए। ठीक है, अतः इसके बाद में क्या है, उस समय की तुलना में, मतलब अब ये तो 1970 में सब किया गया था, उस समय की तुलना में आपको बुक में उस समय का मिलेगा 1970 का, कोई फ़ायदा नहीं 1970 का लगाने से। तो अब उस समय तय किया गया था कि दाल 370 ग्राम चाहिए और मिलती है 320 ग्राम 330 ग्राम। ठीक है, या आपको जो है वो आपको चाहिए दाल कितना 390 ग्राम या 400 ग्राम, आपको मिलती कितना है 370 ग्राम 350 ग्राम 330 ग्राम। ठीक है, अनाज दाल सब्जी आपको 335 ग्राम मिल रही है, 235 ग्राम मिल रही है। ठीक है, और उसका जो है कुछ लिमिट और कम है या ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो ये 1970 में था, लेकिन 2020 में डाटा क्या किया गया, अनाजों का हटा के पूरा आपका जो है ये रख दिया गया, प्रोटीन कितनी चाहिए, इतनी प्रोटीन, इतना ये उतना वो। ठीक है, आरडीए मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर देखेंगे समझेंगे। नहीं अगर आपको समझ में आता है कोई बात नहीं, अब मैं शुरू कर रही हूँ तो
आरडीए भी पढ़ाऊंगी, परेशान नहीं होने का आवश्यकता, ठीक है। अच्छा, सब कितना है ये 2020 के आंकड़ों में बताया गया है, जो कि मैं पढ़ाई हूँ आरडीए। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छा है, नहीं देखा है देख लीजिए। बहुत लोग आरडीए नोट कर लिए होंगे, आरडीए याद कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मैं फिर आरडीए पढ़ाऊँगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम से बिंदास होकर पढ़िए, बस और कुछ नहीं करना। इसके बाद में क्या है, जब फिर भी पूर्ण पोषण नहीं मिला 1970 के बाद भी, तो बहुत सी संस्थाएं चला गई। जब 1970 में आपको ये बता दिया गया कि भैया अनाज आपको 395 ग्राम लेना है, दालें आपको 51 से 52 ग्राम लेनी है, आपको सब्जी 53 ग्राम लेनी है, फल आपको जो है नहीं, आपको अनाज 370 ग्राम लेना है, चावल रोटी आप उसको 400 ग्राम ले रहे हो, आपको जो है दाल 70 ग्राम लेनी है, आप उसको 51 ग्राम, मतलब कि आपने अनाज ज़्यादा कर दिया, दाल कम कर दी। आपको हरी सब्जी 235 ग्राम लेनी है, आप उसको 53 ग्राम ले रहे हो। 53 मतलब 1970 की बात मैं बता रही हूँ, जब अनाज की लिमिट को तय किया गया था। जब अनाज की लिमिट को तय किया गया था, लिमिट कितनी थी कि आपको 350 ग्राम अनाज लेना है, दाल 70 ग्राम 50 ग्राम लेनी है, सब्जी आपको 235 240 ग्राम लेनी, और आपने ले कितना रखा, अनाज आपने 400 ग्राम ले रखा है, और इसके बाद में आपने जो है दाल को 50 ग्राम ले रखा, सब्जी तो बहुत ही कम 50 ग्राम कर दी। तो इस सब तुलना में तब ये सब था। लेकिन जब ये धीरे धीरे बदलाव आता गया तो क्या हुआ, अब ये नहीं अनाज कितना लेना है इस मतलब नहीं है, मतलब इससे कि आपको प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, आपको जो है क्या कहते हैं फैट कितना लेना है, आपको विटामिन कितना लेना है, ये सारी चीज़ों को तय कर दिया गया, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि 1 कटोरी चावल खाऊं कि 2 कटोरी, 1 रोटी खाऊं कि 4 रोटी, ये चीज़ समस्या ना रहे। अच्छा, इसके बाद भी जब सुधार नहीं हुआ तो बहुत सी संस्थाएं चला गई। कौन कौन सी संस्थाएं चलाई गई? पहले बात तो चलाई गई WHO, ICDS, यूनिसेफ, FAO और CARE, ये सारी चीज़ें चलाई गई, ठीक है। सबका डेट इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम लोग समझेंगे एक एक चीज़ करके, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे WHO क्या होता है। और कल का संडे है, कल हम लोग कोशिश करेंगे जितना हम लोगों ने कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है और आज पढ़ा है, इसका हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल पढ़ा है, आज पढ़ा है और परसों पढ़ा है, जितना उसका हम लोग क्वेश्चन करें, मतलब कि जो हम लोग नया चल रहे हैं अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म करने के उसमें दौर में, तो कल संडे है, कल हम लोग जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आज WHO पढ़ते हैं। आज ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आज हम लोग पढ़ेंगे WHO सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। क्यों समझेंगे? क्योंकि जो है ये सारी चीज़ें होती, पढ़ने को तो सब लोग सब कुछ पढ़ चुके होंगे, बहुत लोग क्लास ले रखे होंगे, लेकिन बहुत लोग क्लासेस नहीं ले रखे होंगे, जो LTGIC की तैयारी कर रहे होंगे, नेट वेट की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं WHO को अच्छे से। आ जाइए। और ऐसे ही नोट्स बनाया जाता है, जैसे मैं बना के आपको यहाँ छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही हूँ। फैला के 2-2 पेज में कोई चीज़ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये तो मुझे आप लोगों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा और विस्तृत करना पड़ता है, वरना तो मैं और छोटे में बनाती हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं। पूरे विश्व के स्वास्थ्य की देखभाल एक संगठन करता है, एक आदमी, एक संस्था करती है। इसके अंतर्गत बहुत सी संस्था आती हैं, ये भी बहुत सी संस्था के अंतर्गत आता है, इसीलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। बहुत लोग बोलते हैं मुझे तो डेट्स याद नहीं होती। कोई बात नहीं, रुपए याद होते हैं। तो आप एक काम करो, आप ये लिखो कि WHO के पास कितने रुपए हैं। 7,000। आप जब WHO के पास कितने रुपए हैं आप ये तय करो, तो आप तय करो 71,948 रुपये WHO के पास हैं, बस, और कुछ नहीं है। आप जब इसको तय करोगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 7 अप्रैल है तो कोई बात नहीं, लिख लो। WHO के पास 7,41,948 रुपये है, ठीक है। आपकी ट्रिक आप ये लिख लो कि WHO के पास रुपए हैं कितने? 7,41,948, ये लिख लो। रुपए तो सबको याद रहते हैं, ठीक है। नहीं याद है रुपया, कोई बात नहीं,
नहीं याद है इतना लंबा डेट, कोई बात नहीं। WHO के पास सिर्फ 1948 है, नहीं याद है, कोई बात नहीं। WHO के पास सिर्फ 948 रुपये है। अब 18 में जाएगा तो आपका तो दिमाग काम ही कर जाएगा। 18 में जा नहीं सकता, 17 में जा नहीं सकता, 16 में जा सकता, 19 ही आएगा। तो याद कर लो यार, WHO के पास कुछ नहीं, सिर्फ 948 रुपये है, बेचारा गरीब है, बस इतना ही याद कर लो। ऐसी चीज़ें याद होती हैं, और कुछ रॉकेट साइंस कहीं पर नहीं है, ठीक है। आपको कोई मिशन और मिसाइल के लिए जो है तैयार नहीं होना है। चलिए, इसके बाद क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में जेनेवा शहर में कहाँ है? इसका मुख्य मुख्यालय है, मुख्य मुख्यालय, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? संसार के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ऊपर करना, मतलब जो संसार के लोग हैं, विश्व के लोग हैं, इनका जो स्वास्थ्य है उसको सुधारना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। WHO ने 194 देश मिलकर काम करते हैं। WHO में 194 देश मिलकर काम करते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन आया था हम लोग का कि WHO की स्थापना जो है कब हुई थी, तो हम लोग 1948-2021 में देखे थे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट था, उस क्वेश्चन में लगाई नहीं हूँ, कल मैं खोज के उसको लगाऊंगी। एक फिलहाल मेरे पास वो जो है बुक में हो सकता है किसी उसमें प्रैक्टिस सेट में अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी मैं भी बताती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संविधान में 22/7/1946, यही आंसर आया था कि 1946, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संविधान में 22/7/1946 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 51 देश और 10 देश ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी सोच 1946 में ही बन गई थी, ठीक है, क्योंकि बहुत उस समय जो है खराब स्थिति चल रही थी, तो 1946 में इसकी सोच बन गई थी। और सोच क्या बन गई थी, काम भी हो गया था इसका। काम क्या हो गया था, इसने 51 देश और 10 मतलब 51 देश को शामिल किया और 10 ने हस्ताक्षर किया था कि हाँ हाँ भैया हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। और जो 11वां था वो था भारत ने जो है 11वें नंबर पर दस्तखत किया था WHO का कि भैया मैं भी आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मुझे भी आवश्यकता है आपकी। और WHO ने भी कहा भाई मुझे भी सबकी आवश्यकता, कोई मेरे साथ अगर नहीं खड़ा होगा तो मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं हमेशा आप लोग से बोलती हूँ भाई मैं अकेली हूँ, अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा बोलती हूँ। सेम चीज़ WHO का भी, भाई मैं हूँ बहुत बड़ा, लेकिन अगर मेरे साथ आप खड़े नहीं होगे तो क्या होगा। तो 11वें नंबर पर भारत ने दस्तखत किया था। बहुत लोगों का सवाल होता है कि WHO तो अप्रैल में जो है इसकी स्थापना हुई, फिर भारत कैसे इसकी जनवरी में ही जो है सदस्य बन गया। ऐसे ही सदस्य बन गया कि WHO 1946 में काम किया था, शुरू कर दिया था अपना, लेकिन सिर्फ 56 देश काम करते थे उसमें, लेकिन 195 देश की स्थापना 1948 में हुई थी। लेकिन 1 जनवरी 1948 में ही WHO के फाइल पर पेपर पर भारत ने दस्तखत कर दिया था। इसलिए भारत WHO का जो सदस्य था वो कब बन चुका था, 1 जनवरी 1948 को ही, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ सब लोग जो है बुद्धिमान है, सब लोग समझते हैं। चलो अब आगे क्या आ जाता है, WHO द्वारा भारत में मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और ये मुख्यालय दक्षिणी पूर्व एशिया, बड़ा सा होगा भाई, बड़ा सा कर लीजिएगा, एशिया के सभी क्षेत्र का कार्य देखता है, ठीक है। दक्षिणी पूर्व एशिया में जितने भी देश आते हैं ये भारत दिल्ली का जो है उसका देखभाल करता है। इसने 1949 में अपना कार्य आरंभ किया, ठीक है। इस कार्यालय द्वारा भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, अफगान, बर्मा, थाईलैंड, सीलोन को सेवा दी जाती है। जो आपकी दिल्ली है ना, दिल्ली से जैसे आपको कोई समस्या होती है, मान लो आपको कुछ मांगना हो, एक चीज़ बस यहीं पर अर्थ समझ लो, समझ जाओगे। आपके पापा बहुत सख्त मिजाज के हैं, ठीक है, और आपको कुछ मांगना हो, जैसे आप लड़की हो, आपको कुछ जो है ऐसी चीज़ मांगनी हो लड़कियों वाली, और आप डर रहे हो पापा से, मान लो डॉल मांगनी हो, गुड़िया मांगनी हो, तो आप डर रहे हो, तो आप क्या करते हो, जाते हो पहले मम्मी के पास और मम्मी से बोलते हो कि मम्मी मुझे गुड़िया चाहिए, दिला दीजिए ना। तो मम्मी बोलती हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी, बोलती है ना। फिर आपकी बात आपके पापा तक पहुँचती है, फिर पापा बोलते ठीक है भाई हो जाएगा, परेशान नहीं हो, फिर पापा आपके लाकर सामान देते। बस वही सेम चीज़ है कि ये सारे देश आकर जो है दिल्ली में अपनी अपनी समस्याओं को जो है बताते हैं, और जब दिल्ली से समस्या कहाँ पहुँचती है, स्विट्जरलैंड जिनेवा पहुँचती है, और वहाँ से फिर सारी चीज़ें फैलती हैं और सारा काम होता है। समझ गए? चलिए, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, सब लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। चलिए, WHO दुनिया में बीमारी को खत्म
करना चाहता है, WHO चाहता है कि पूरी दुनिया में जो संक्रामक रोग हैं, मलेरिया, हैजा, प्लेग, चेचक जैसे जो रोग हैं, वर्तमान में कोरोना जो कभी आता है कभी जाता है, जाता कभी नहीं, बस वो आता रहता है, आज और आगे, आज और आगे, आज हमें नहीं समझ में आता वो जाता कब है, जो आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए बहुत अच्छे तबके पर काम करता है। तबके मतलब बहुत अच्छे स्तर पे काम करता है। WHO का कार्य क्षेत्र क्या है? मातृ शिशु स्वास्थ्य, मातृ और शिशु माने माँ और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल वो करता है। माँ के पोषण के लिए गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली स्त्री यानी कि धात्री स्त्री के लिए वो काम करता है। साथ ही साथ जो है माँ जो बच्चा होता है, गर्भ में बच्चा होता है उसका भी, बच्चा नवजात होता है उसका भी, बच्चा बचपन में बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था जितनी अवस्थाएं होती हैं सब तक के बच्चों की देखभाल WHO करता है। देखभाल करने का मतलब पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, मतलब कि जो पोषण उसको नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये का काम है तो आपने 50 रुपये मम्मी से ले लिया है तो आपने 50 रुपये पापा से मांग लिया है, वही काम करता है। 50%, 30% या 60% आपका घर दे देता है तो 30%, 50%, 40%, 60% आपको WHO प्रोवाइड करवा देता है। ये बच्चे, धात्री महिला, गर्भवती स्त्री की जो है रिक्वायरमेंट को पूर्ण करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या करता है, किस में काम करता है? नर्सिंग मतलब आपकी जो हॉस्पिटल वाली चीज़ें हैं उसमें काम कर देता है। पोषण के स्तर पर काम करता है, जन शिक्षा के स्तर पर काम करता है, पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए काम करता है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए काम करता है, जन स्वास्थ्य के लिए काम करता है, मानवीय स्वास्थ्य के लिए काम करता है। साथ ही साथ संक्रामक रोग जो प्रेजेंट टाइम में अभी मैंने बोला जो जाता कभी नहीं आता रहता है, कोरोना के लिए काम कर रहा है, ठीक है। नर्सिंग के लिए, पोषण के लिए, हम लोग पोषण की बात करें तो पोषण के स्तर पर तो मतलब एकदम से अनदर लेवल पे काम कर रहा है, टू मच वाले पर, लेकिन इन सब पर भी काम करता रहता है WHO, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं क्या और WHO कर रहा है। WHO के द्वारा दी गई परिभाषा क्या है? परिभाषा सुन लीजिए WHO की। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द ऑब्सेंस ऑफ डिस्काज और इरफॉर्मिटी, ठीक है। कहने का मतलब इसके क्या है, अर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें ना आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, इसके सारे नोट्स टेलीग्राम पर, ठीक है। इसके टेलीग्राम पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसलिए यहाँ जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिए और जो वहाँ नोट्स हैं उसको जाके देखिए, उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा, ठीक है। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, लिंक से नहीं हो सकते तो नाम रहता है, नाम से भी नहीं हो सकते तो आप जो है बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जाके वहाँ से ऐड हो सकते, जैसे आपकी जिम में आया आप ऐड होइए, बस वहाँ पर ऐड होइए, कुछ कीजिए, वॉइस नोट डालती हूँ उसको देखिए, साथ साथ एक की जो PDFs हैं वो भी देखिए जाकर, आपके लिए सब जो लाभदायक होगा। परिभाषा उसकी हिंदी में क्या है? स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ठीक है। आपको ये परिभाषा हर बुक में इंग्लिश में ही मिलेगी, हिंदी में जल्दी मिलती नहीं, जो आप लोग पढ़ते हैं, चाहे वो रीना खनूजा जी की होगी, मंजू पाटनी जी की होगी, वृंदा जी की होगी, किसी की जी हो गई, लेकिन वो इंग्लिश में ही अधिकतर मिलती है। लो हिंदी में मैं बता रही हूँ आपको क्या बोलता है। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल रोग या सूचना की अनुपस्थिति, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य सिर्फ आपको बताता है रोग आता है और ध्यान देता है, आपको बताता है कि मैं आ गया हूँ। ये आपकी क्या है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है, ठीक है। इसके बाद में WHO ने कहा क्या? WHO ने स्वास्थ्य के बारे में कहा क्या? हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट इज एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल बिलीफ। क्या बोल रहा है हिंदी में? बोल रहा है कि नस्ल, धर्म और राजनीतिक विश्वास के भेद के बिना स्वास्थ्य हर इंसान का मौलिक अधिकार है। ना तो किसी नस्ल मतलब कि आप जो है मुस्लिम आप लड़की हो, लड़का हो, किन्नर हो क्या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप राजनीतिक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है एक्टर एक्ट्रेस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। WHO का कहने का मतलब ये है कि सबको स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है और उचित स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, इसलिए WHO सबके लिए कार्य करता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, आइए देख लेते हैं इसको भी। WHO किसके साथ काम करता है, यूनिसेफ के साथ तथा FAO के साथ मिलकर काम करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आपका यूनिसेफ, FAO, ये या तो संडे कल अगर टाइम मिला तो पढ़ेंगे, नहीं तो सोमवार को सारी संस्थाएं कवर कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे सुपोषण पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में पोषण का क्षेत्र क्या क्या है, WHO के अनुसार पोषण का क्षेत्र क्या क्या है। पोषण स्तर तथा संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना। WHO पोषण स्तर को देखता है, संक्रामक रोग है उसको देखने, रोकने और उसकी कितनी शक्ति है क्या करने की कि रुक जाए, ये जो है होने ना पाए, इसका मूल्यांकन भी करता है। पोषण संबंधी आहार सर्वेक्षण, पोषण संबंधी आहार क्या है उसका वो सर्वेक्षण भी करता है। कौन, WHO के पोषण के ये क्षेत्र हैं। व्यवहारिक आहार कार्यक्रम ANP, ये जो है ये भी WHO के अंतर्गत आता है कि किस जो है आपके जो आहार है, व्यवहारिक आहार कार्यक्रम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, या इसमें और सुधार की आवश्यकता है। पोषण विज्ञान की शिक्षा, पोषण विज्ञान के बारे में शिक्षा देना WHO के पोषण का कार्य है। 1963 में स्थापित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा सहयोग देना। 1963 में स्थापित हुआ था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको जो है सहयोग देता है कौन, WHO। ठीक है। अच्छा, पोषण के क्षेत्र में WHO ने बहुत अच्छा काम किया, सबको पता है, इतने देर से हम लोग सुन ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया। पूरे विश्व को कोरोना जो है फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी, हर घर के लोग जो है टपक रहे थे, हर घर के लोग भगवान को प्यारे हो रहे थे, हर घर सूना हो रहा था, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा, इस तरह से सब लोग जा रहे थे कि क्या बताया जाए, बिल्कुल दिल दहल जा रहा था। अपने आस पास मतलब अपने इतने खास लोग चले गए जो विश्वास नहीं होता। ठीक है। तो इसमें WHO ने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा। आज भी WHO को तो आदमी मर जाएगा फिर भी भूलेगा नहीं, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा के सहयोग से इनकैप ब्रेन प्रोटीन वनस्पति मिश्रण का क्या किया गया था, खोज किया गया, मतलब बनाया गया, और इस प्रोटीन को बनाकर उन बच्चों में बांटा गया जिन बच्चों को प्रोटीन से बच्चे पीड़ित थे, प्रोटीन की वजह से उनको क्वाशियोरकर मरासमस तो प्रोटीन से नहीं होता, क्वाशियोरकर के तरह की बीमारी हो रही थी, और बहुत सी प्रोटीन से बीमारियां होती हैं, वो सारी आपकी जो है WHO ने क्या किया था, जो है इनकैप ब्रेन प्रोटीन जो था उसको बनाया था, बनाने के बाद बांटा था। ठीक है। WHO ने पिछड़े देशों की मदद किया। WHO ने जो बहुत से पिछड़े देश थे, भारत भी उसमें आता है। ठीक है। कोई भी उसमें भ्रम में मत रहो कि भारत बहुत आगे बढ़ गया है, भारत बहुत पीछे है। थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो, थोड़ा सा जानकारी लेने की आदत डालो। ये रील्स में, टेलीग्राम पर, फालतू के व्हाट्सएप पर, फालतू के चैट्स में मत समय बर्बाद करो, थोड़ा सा जानकारी बढ़ाओ। और जानकारी बढ़ाने के संदर्भ में एक चीज़ बोलूँगी, एक लोग यूट्यूब पर महिला है, मुझे नाम नहीं याद है, उनकी उम्र हो गई है करीब 85 साल, आज भी वो कुछ ना कुछ कोर्स करती रहती हैं। तो उनसे सवाल किया गया कि भाई आप इतना पढ़ती क्यों हो, तो उन्होंने कहा भैया मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जानकारी अच्छी लगती है कि मुझसे कोई चीज़ अगर पूछ ले तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ बता ही ना पाऊँ, कम से कम कुछ तो बता पाऊँ कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो आप लोग भी उसी तरह से थोड़ा बनिए। ये नहीं किसी ने कह दिया भारत तो नंबर 1 पे, हाँ भैया हम तो भारत देश के, भारत नंबर 1 है, ना भारत नंबर 1 पे नहीं है। भारत को नंबर 1 पे जाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और इस सब को पहुंचाने के लिए WHO का, यूनिसेफ का, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। तो थोड़ा सा जानकारी लीजिए और वीडियो पूरी देखा कीजिए, छोड़ के मत जाया कीजिए। ठीक है। और मदद किया, दवा बांटा, आर्थिक सहयोग किया और बहुत सी चीज़ें की। ठीक है। तो WHO का ये था आपका वो पूरा वीडियो। मेरे ख्याल से कुछ नहीं WHO में आपका बचा होगा। अब WHO आपको पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बिल्कुल टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन कीजिए और पढ़िए। ठीक है। फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, जय हिंद, बाय।